Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury, Dairy Milk and Lacasa Builders and Developers, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan और उनके साथ साथ बुचर्स, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज, तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक हम बात करते हैं लकासा मॉल की, तो फिर एक ज़बरदस्त आपके लिए मौका है। स्ट्रक्चर भी आप जाके देख सकते हैं, मेन राशिद मिनास रोड पर बिल्कुल लकीवन मॉल जो कामयाब तरीन मॉल है उसके साथ ये प्रोजेक्ट वाक़ है और बिजनेस प्लान भी कंपनी आपको दे रही है। एट द सेम टाइम कारोबारी एक्टिविटी चारों तरफ दिखाई देती है, तो एक बेहतरीन मौका कारोबार का आपको वहां पर होगा। इसके साथ साथ रेंट भी जो है वो लाजमी है, जिस तरीके का वहाँ बिजनेस दिखाई देता है। इसके साथ साथ महफूज और प्रॉफिटेबल ये मौका है। ये हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क का प्रोजेक्ट है जो मुल्क की लीडिंग जो है वो हमारी मार्केटिंग कंपनी है। और उस बारे में क्योंकि ये पार्टनर भी हैं काए कोयटा ग्लैडिएटर्स के, क्या कहना है बूम बूम शाहिद खान अफरीदी का, सरफराज का और जेम्स फॉकनर का, जरा सुनते हैं। Hussain Marketing Network, one of the leading name in real estate marketing. Hussain Marketing Network, Pakistan's #1 real estate. Hussain Marketing Network, the name of trust. हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क द नेम ऑफ ट्रस्ट। एट द सेम टाइम अगर पीएसएल के पिछले 4 एडिशन देखें या 5वां एडिशन देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स भी एक नाम ट्रस्ट का था और 2 सीजन इतने अच्छे नहीं रहे उनके, और इस सीजन में भी उनकी टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। बड़े बड़े नाम इस टीम का हिस्सा है और पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम हारून रशीद साहब हमारे साथ हिस्सा हैं, साजिद खान साहब हैं, हारिस एयाज साहब हैं, यूशा बाबर साहब हैं। हारून भाई थोड़ा सा मुझे बताएं कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्रॉब्लम क्या है? जैसन रॉय आ गए, आज उनका क्वारंटाइन भी मुकम्मल हो गया, क्या कुछ फर्क पड़ता हुआ लग रहा है? हसनैन का जो बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ है इस बारे में भी बताइएगा प्लीज हारून भाई। आई थिंक बड़ा फर्क तो पड़ेगा क्योंकि जेसन रॉय अभी बड़ी फॉर्म में है, अभी अच्छा उनका सीरीज खेल के आ रहे हैं वेस्ट इंडीज में, तो वो तो बड़ा अच्छा इजाफा है। दूसरा हसनैन का अनलकी मैं कहूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि होता यही है कि जब बॉलर्स खास तौर पर जब रिपोर्ट होते हैं, जब उनका बाकायदा बायो मैकेनिकल लैब में उनका जब असेसमेंट होती है तो 15 डिग्री का टॉलरेंस लेवल है, उससे ज्यादा हो तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और यही चीज हसनैन के साथ हुई है, लेकिन रिमीडियल वर्क हो सकता है और वो वापस इतना ज्यादा इनका वो नहीं है, राउंड अबाउट 22-23 के करीब ही हैं, तो वो उसमें वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ठीक करने में उनकी पेस पे कितना फर्क पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। तो इसलिए आई थिंक उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने, क्योंकि बॉलिंग एक्शन को चेंज करने में, क्योंकि जब बॉलिंग एक्शन आपका चेंज होता है तो आपके स्पीड में जरूर फर्क पड़ता है। तो ये क्या उसी तरीके से विकेट्स लेने के अहल होंगे और इतनी तेज रफ्तारी से बॉलिंग कर सकेंगे? तो ये तो वक्त लगेगा जब इनका एक्शन चेंज होगा। दूसरा आपने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग है कोयटा ग्लैडिएटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक इन अ वे अब तो इन दोनों के लिए बहुत ही ओपन हो चुका है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कि ये दोनों चौथी इनके लिए वाय कर सकती हैं। उसका रीजन ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 4 मैच खेले, उनके 2 पॉइंट्स हैं, वेयरएज पेशावर ज़ल्मी आज 5वां अपना मैच खेल रही थी, हार गई तो 4 पॉइंट्स पे खड़ी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोयटा मैच जीत जाता है 5 में तो वो भी 4 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तो बड़ा नेक एंड नेक इन दोनों का मुकाबला होगा। कराची किंग्स के लिए मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा हार्ड रोड मुझे आगे नजर आ रही है, बम्पी रोड है। उनकी टीम को कैसा देखा हारून भाई? उनकी टीम कैसी देखी? कल बाबर आजम 90 रन करके गए, मैच नहीं जिता सके। नहीं, उनकी टीम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये नजर आया कि उनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा वो नहीं बना सके अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मिडिल ऑर्डर में तो उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर इमाद वसीम 5वें नंबर पे आगे बैटिंग कर रहे हैं या 4थे नंबर पे उनके ये ऑलराउंडर कोई आगे बैटिंग कर रहे हैं तो इतना अच्छा नहीं है। ग्रेगरी भी कोई इतने बड़े नाम वाले प्लेयर नहीं है, तो सारा डिपेंडेंस इनकी यहाँ ऊपर शर्जील खान पे है, यहाँ बाबर पे है। अगर ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं तो नीचे उनके इश्यूज आ जाते हैं। दूसरा जो देखें एक बड़ी अच्छी चीज जो हुई है, जो मैं फील करता हूं, मैं क्रेडिट दूंगा टॉस हारने वाली टीमों को। उसका रीजन ये है कि टॉस हारने वाली टीमों ने हारने के बाद एक पार स्कोर अपना बनाया। अगर फॉर इंस्टेंस वो समझते थे कि हमने 170 या 175 करना है तो उन्होंने उससे 25 रन अपने आगे बनाए, जिसकी वजह से वो इस काबिल हुए हैं। आप देखेंगे जो बैटिंग फर्स्ट कर रही थी, अभी तक तो यही नॉर्म चल रहा था ना कि टॉस जीतो, दूसरी टीम को बैटिंग कराओ और उसके बाद जितने भी वो रन करते हैं उतने आप अचीव कर लो। तो जो स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी मुझे नजर आई उस थिंक टैंक की, जो कि टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करना पड़ रही थी। आप देखेंगे उस बावजूद इसके 220 रन हो रहे हैं या 200 रन हो रहे हैं,
हार का जो तनाजुर 10 से 15 रन से ज्यादा नहीं है। इट मीन सेकंड बैटिंग वाले ने जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो इतना बुरा डिसीजन नहीं है, लेकिन क्योंकि पहली जो बैटिंग करने वालों को पता था कि इतने रन अचीव हो सकते हैं, तो उन्होंने उस टारगेट को 20 से 25 रन ज्यादा किए। तो आई थिंक दिस वाज वेरी वेरी गुड स्ट्रेटेजी। अगर कल यही सिचुएशन कराची किंग्स के लिए होती है, अगर उनकी पहले बैटिंग आती है, तो दे विल हैव टू स्कोर अराउंड अबाउट 180 190 और 200 के करीब टू डिफेंड दैट पर्टिकुलर टोटल। अगर वो बैटिंग टॉस में इतना दम लग रहा है आपको कराची किंग्स की? एज सच मुझे इतना नहीं, देखें उनकी बॉलिंग में मुझे इतनी ज्यादा कोई पेनिट्रेटिव नजर नहीं आ रही, लेकिन यू नेवर नो, क्रिकेट है, देखें हिम्मत तो आपने नहीं हारनी ना। अब आपके पास है क्या, डू एंड डाई सिचुएशन है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी यही है, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी, क्योंकि अगर उन्होंने चौथे नंबर पर फिनिश करना है, तो आई थिंक जो आज इस्लामाबाद को थोड़ा सा इशू हुआ होगा कि वो अच्छा भला ऐसे लग रहा था कि वो सेकंड प्लेस पे जाके फिनिश करेगी, लेकिन लाहौर कलंदर ने आज मैच जीत के इस चीज को भी ओपन कर दिया कि अब सेकंड पोजीशन कौन लेगा। यू नेवर नो, लाहौर कलंदर जिस तरीके से खेल रही है वो सेकंड फिनिश करे, क्योंकि अभी तक तो मुल्तान सुल्तान को कोई बुरा मैच पड़ा ही नहीं है, वो सारे मैच जीत रहे हैं। एक आध मैच उनको बुरा भी पड़ेगा तो कोई इतना ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे दूसरी टीमें 2-2 मैचेस या 3-3 मैचेस हार चुकी हैं। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, लेकिन फाइट सिर्फ वो 3 टीमों में चौथे नंबर पे आने की नजर आ रही है मुझे। बिल्कुल। हारिस भाई, यही आपसे मेरा सवाल है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का कॉम्बिनेशन जैसन रॉय के आने के बाद क्या बन जाएगा? शाहिद खान अफरीदी इस वक्त सारी दुनिया उनको देख रही है, क्राउड डार्लिंग है वो, और पिछले मैच में 67 रन, मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर ऑफ PSL हिस्ट्री बने। लेकिन लाला का कमबैक कभी भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग कमबैक हो सकता है। दूसरी तरफ हसनैन भी अनफिट है। देखिए अली भाई, जहाँ तक शाहिद अफरीदी की बात है, एक बड़ा नाम है, इस तरह की कंडीशन से वो बहुत दफ़ा गुजर चुके हैं, लेकिन उनमें पूरी सलाहियत है, पूरी अहलियत है, इस तरह के हालात से गुजर के और दोबारा कमबैक करेंगे और कोयटा के लिए एक बड़ी अच्छी इनिंग खेलेंगे और इंशाल्लाह ताला एक अच्छी बॉलिंग करेंगे, आउट करके देंगे। और जहाँ तक जेसन रॉय है, एक बड़ा ज़बरदस्त इजाफा, आई थिंक एक नई रूह फूकी गई है कोयटा के अंदर जेसन रॉय की सूरत में। चैंपियन बैट्समैन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जैसे हसनैन की बात की आपने, हसनैन के लिए थोड़ा सा मैं ये करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ही ये क्यों, पाकिस्तान के बॉलर्स ही क्यों निकलते हैं, चाहे कोई स्पिनर्स हों या फास्ट बॉलर्स हों, उन पे ही क्यों इल्जाम लगते हैं कि वही क्यों चेकिंग के दायरे में आते हैं। और जब उनके टेस्ट होते हैं तो जाहिर बात है वो ये इस बात साबित हो जाती है ये बात कि वो चेकिंग करते हैं। तो हमारा कोचिंग स्टाफ जो उनके साथ काम करता है 2-3 साल, तो 2 साल 3 साल खेला रहा होता है उनको, तो किसी को एहसास नहीं होता उस टाइम कि हम सिर्फ एक ऐसे बॉलर को खिला रहे हैं कि उसको हम शुरू में ही पकड़ के उसको सही कर लें। हमारा जो कल्चर बना हुआ है नीचे क्लब क्रिकेट से लेकर ऊपर पाकिस्तान तक, जो बॉलर खेल रहा होता है उसको नीचे लेवल पे सही नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे एम्पायर जो हैं वो जो बॉलर चेकिंग करते हैं उनको नो बॉल देते हुए डरते हैं, बाकायदा डरते हैं। एम्पायर बोलते हैं हम नहीं देंगे, मेरी खुद बात हुई है, बोलते हैं हम देंगे, हमें फंसना नहीं है भाई, हमें इंक्वायरी में नहीं जाना, बोलते हम कहाँ लिखते फिरेंगे, ये बोलते हैं एम्पायर। तो भाई जब नीचे से आप ठीक नहीं करेंगे तो ऊपर आके फिर करियर ऐसे तबाह होंगे। जबरदस्त बात है कि नीचे से आप ठीक नहीं करेंगे तो ऊपर जाके तो ज़ाहिर है फिर प्रॉब्लम होनी है। हारिस भाई की बात बहुत लॉजिकल है। यूशा मियां, ये बताइए मुझे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जैसन रॉय के आने के बाद कैसी, और कल जो इंपॉर्टेंट मैच कराची किंग्स, पहले तो कोयटा जैसन रॉय के बाद क्या फर्क लग रहा है? देखें, जेसन रॉय की बात मैं आपसे बिल्कुल करूंगा, लेकिन आज के मैच के हवाले से पहले थोड़ी सी बात कर लें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी। देखें, टॉस का जो फैक्टर है, जो टीम टॉस जीत रही है वो बॉलिंग कर रही है, ऐसा क्यों है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो शुरू से एक ट्रेंड चल रहा है टॉस जीत के हम बॉलिंग करेंगे वो अब खत्म हो गया है। आप अभी पिछले 3-4 मैच से देख रहे हैं जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है, जो टीम बैटिंग फंस रही है, वो फंस रही है। आप पहली बैटिंग करें, आप टीम पे जब एक बोर्ड पे 220-230 आएगा तो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है वो आपके साथ होगा, वो आपके साथ होगा। अगली टीम पे फौरी जो है ना अपना प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर एब्जॉर्ब करने में आपको पता है उस प्रेशर से निकलने में बहुत मुश्किल होती है। जिस तरीके से आज आपने देखा एक फ्लाइंग स्टार्ट देखने को मिला हमारा मुल्तान की जानिब से, लेकिन जब चेस के उस पे गए, चेस करने के लिए गए पेशावर ज़ल्मी, तो सिर्फ 51 रन थे, 1 आउट पे और 4 ओवर्स थे। तो पेशावर ज़ल्मी एक अच्छा फाइट बैक देखने को मिली हमें, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर गए। जाहिर सी बात है जब 220-230 टोटल पे हो,
आपका बोर्ड पे हो तो आपको कॉमन सी बात है, जनरल बात है, प्रेशर फेस करने को मिलेगा। क्योंकि आप देखें बड़े नाम है, हजरतुल्लाह ज़ज़ाई, शोएब मलिक, कामरान अकमल, लेकिन अगली टीम से अगर आप मुल्तान सुल्तान से देखें तो एक बैलेंस परफेक्ट बना हुआ है। ओपनिंग से देख लें अगर आप, शान मसूद हैं, मोहम्मद रिजवान है, ऐसे ही शाहीन शाह अफरीदी की टीम का भी बना हुआ है, ऐसा बिल्कुल। शादाब की टीम का भी बना हुआ है। बिल्कुल हारून ऐसा भाई ही ने है, सही बिल्कुल बात ऐसा ही है, बिल्कुल हारून भाई ने सही बात की। और अगर हम मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग देख लें तो उनको पता है हमारे पास जो एक एक्सपीरियंस बॉलर, भले वो 42 साल के हो गए इमरान ताहिर, लेकिन उनके पास इतना तजर्बा है कि वो अपनी 2 से 3 विकेट, रिजवान उनसे बोलते हैं मुझे सिर्फ आपकी 1 से 2 या 2 से 3 विकेट चाहिए जो मैच को बदल देगा, और वही किया उन्होंने। शोएब मलिक की जो की विकेट थी उसको, शोएब मलिक को उन्होंने आउट किया और मैच का फासा पलट गया। खैर वहां तक तो नौबत आई नहीं थी कि लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है हाँ। युषा, कि आप अगर पहले बैटिंग करके आप बोर्ड पे बड़े रन सजा देते हैं तो फिर ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। जिस टीम की तगड़ी बैटिंग है, अगर जैसन रॉय, विल स्मिथ, एहसान जिस तरीके से खेल रहे हैं, फिर नीचे अगर आप आ जाते हैं तो फिर इफ्तिखार की सूरत में आपके पास मौजूद है। क्या उमर अकमल को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसन रॉय की आपने बात की, जैसन रॉय इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा नाम है, और जैसन रॉय और एहसान अली जब अगर ओपन करते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये वाजे तौर पे नजर आएगा, बहुत फर्क पड़ेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को। सेकेंडली मैं आपको ये कहूंगा कि विल स्मिथ जरूर हो, जेम्स विंस की जगह विल स्मिथ हो, जरूरी नहीं है हर टीम के लिए। मैं बात बोलूंगा कि बड़ा नाम ही हमेशा ऊपर आना चाहिए। विल स्मिथ अगर आपके परफॉर्मेंस दे रहा है आपको तो आप विल स्मिथ को खिलाओ, ये नहीं कि जेम्स विंस अगर बहुत बड़ा नाम है, इंग्लैंड का सुपरस्टार है, तो आप उसी को खिलाओ। फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म का भी फर्क होना चाहिए, इन फॉर्म बैट्समैन और आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन भी। गुड पॉइंट, ये फैक्टर भी हमेशा देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा नाम आ रहा है, अगर आप देख रहे हैं शाहिद अफरीदी खड़े हुए एक एंड पे और एक एंड पे इफ्तिकार अहमद खड़े हुए, इफ्तिकार अहमद रन कर रहे हैं, आप उनको ऊपर भेजो। जरूरी नहीं है आप शाहिद अफरीदी को ऊपर भेजो, इफ्तिकार अहमद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इफ्तिकार अहमद को आपको ओवर देना है, कप्तान को इफ्तिकार अहमद को ओवर देना है, ये नहीं कि शाहिद अफरीदी से ओवर करना। भाई अब देखे ना, कल जो आखिरी मैच कोयटा ने खेलना है परसों कराची के लेग में, वो लाहौर कलंदर से, तो फखर जमान को तो आपने आउट करना होगा जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं। तो इफ्तिखार एक ऑप्शन युषा ने दिया है। साजिद भाई, गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे, जैसन रॉय के आने के बाद क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए नसीम भाई, पूरी गुफ्तगू सुनी, यकीनी तौर पर बात ही होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। और जो आज दूसरे मैच की बात की जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टीम गेम है, प्लान की बात की जा रही है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मुल्तान सुल्तान के जो कोचिंग की बात करूं, फ्लावर की बात करूं, उनके 3 एनालिस्ट की बात करूं, रिजान की फर्न ऑफ लीडिंग की बात करूं, वो नुमाया नजर आ रहा है। इमरान ताहिर ने जो कप्तानी के जो प्लान दिया उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। आज धानी ने जिस तरह बॉलिंग की है, तो ये टीम को यकीनी तौर पर पूरा यहाँ पर एक बंदे की बात नहीं कर रहा, पूरी टीम स्टाफ जितने भी लोग हैं वो जैल होके टीम जीतने के लिए। मगर कराची टीम की बात करूं, कोयटा की बात करूं, वो आपको जैल होते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर वही बात करने की जो ग्राउंड में दिखता है वो बिकता है यकीनी तौर पर। लाहौर की बात करूं, इस्लामाबाद की बात करूं, मुल्तान की बात करूं, तो ये 2-3 और टीमें जीतने के लिए आई हैं। मगर 2 बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जो आज पेशावर की कारकर्दगी थी और जिस तरह कराची की कारकर्दगी है, कोयटा की कारकर्दगी है, तो ये सवाली निशान बन के सामने आ रहा है कि जो लोगों ने पिक सही नहीं किया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, पाकिस्तान सुपर लीग में एक अब स्पिनर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और स्पिनर की बात कर रहे हैं, स्पिनरों की बात कर रहे हैं। भाई बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में बगैर ऑफिसर से क्रिकेट होती है नहीं होती है, किसके काम पे? तो सवाल ये पैदा होता है, आज हसनैन की हम बात कर रहे हैं, 4 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। आज ऐसा क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसको बॉलिंग अच्छे तो करते दिया, कोयटा को कितना बड़ा झटका रख दिया, मेन बॉलर बाहर हो गया। आप समझे मेरी बात को, कहां से काम हो रहा है, कहां से काम नहीं हो रहा। नशे क्रिकेट एकेडमी में बॉलर नहीं करता, मेरे ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर को ही नहीं पता। बट्टा कौन सा बॉलर नहीं करता मुझे बताओ, दुनिया के सारे बॉलर बट्टा करते हैं मेरे भाई। पकड़ा हमारा बॉलर क्यों जाता है, ये सवाल ये पैदा हो रहा है मेरे भाई। वो प्राइवेट लीग में पकड़ा गया है, तो क्या हमारे पास 4 साल से बच्चा काम नहीं कर रहा था, खेल नहीं रहा था? बेहतरीन फास्ट बॉलर 145 की पेस से बॉल कर रहा है भाई, 140 की पेस से बॉल कर रहा है। क्या शोएब अख्तर बट्टा नहीं करता था? तो बहुत से बॉलर बट्टे नहीं करते थे। साजिद भाई, आपका पॉइंट है। हारून भाई, ये जो जरा बॉलिंग एक्शन की थोड़ी सी आपसे जरूर बात करेंगे, क्योंकि जिस दौर में हसनैन ने कैरियर का आगाज किया था, आप डोमेस्टिक के हेड थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। क्या हमारे बॉलर्स को चेक नहीं किया जाता? कहीं ना कहीं एक मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं, कोई हारिस रऊफ के हवाले से भी शक व शुबात जाहिर कर रहे थे। हारून भाई प्लीज। इसमें एक चीज आपको बताएं कि जो सबसे बेटर जज होता है ना, वो अंपायर होता है। होता यही है कि जहां मर्जी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही हो,
अंपायर्स जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और ये बात अभी जो बात कह रहे थे कि अगर आप देखते हैं कि कोई अगर चेकिंग कर रहा है और उसको रिपोर्ट ना करें और इस बात से डरें कि जी हम इनको रिपोर्ट नहीं करेंगे अननेसेसरी, हम क्यों कंट्रोवर्सी में बढ़े, वो गलत करते हैं। क्योंकि उसका नतीजा यही होता है कि जब बाद में कहीं जाके अगर वो रिपोर्ट हो जाता है और पता लगता है कि जी वो टॉलरेंस लेवल से ज्यादा है, तो ये पाकिस्तान की बदनामी होती है। हारून भाई, अंपायर की बात अपनी जगह पर, लेकिन हारून भाई आप भी अगर किसी बॉलर को देख लेंगे, इंटरनेशनली बॉलिंग करते हुए देखेंगे, तो आपकी आई इतनी तो है कि आप नोट तो कर सकते हैं। नसीम, जैसे आप बात कर रहे हो ना, क्या वो सिर्फ इंटरनेशनल मैच तो बहुत खेल गया था ना वो, इट इज नॉट ओनली कि पाकिस्तान जी बिल्कुल अंपायर ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, इवन इंटरनेशनली भी उसको किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। ये तो बीबीएल में जाके वो रिपोर्ट हुआ है। तो इसका मतलब यही कि उसके एक्शन को सब क्लीन समझ रहे थे, इंटरनेशनल अंपायर्स भी उसको क्लीन समझ रहे थे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक अंपायर्स जो थे वो भी उसको क्लीन समझ रहे थे। होता यही है कि आपको अगर याद होगा, आपके जो ऑफ स्पिनर हमारे सईद अजमल थे, वो कितना आउट करते चले गए, और उसके बाद जब वो रिपोर्ट हुए तो पता लगा 42 की उस पे ऊपर वो बॉलिंग कर रहे थे। सो जब तक रिपोर्ट नहीं होगा कोई भी बॉलर, उस वक्त तक आपको उस चीज का पता नहीं लग सकता। और वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी क्लीन खेलता चला गया, डोमेस्टिक क्रिकेट भी क्लीन खेलता हुआ आया, और अब बीबीएल में कहीं ना कहीं हो सकता है उनको स्पेशली एक आध साल में कोई एक्शन में प्रॉब्लम हुआ हो जिसकी वजह से ये अब रिपोर्ट हुए हैं, तो पता लगा कि इनको ये प्रॉब्लम है, वरना तो इससे पहले तो क्लीन एक्शन से ही बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल हारून भाई, ये हारिस का पॉइंट बड़ा लॉजिकल था कि अंपायर अगर रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं कि रिपोर्ट लिखनी पड़ जाएगी कि भाई इसका हाथ ये, तो वो लिखने में ही फंस जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे अंपायर्स को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, ताकि अगर आप बताओगे तो फिर आगे काम होगा। अरुण भाई, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, डू एंड डाई मैच कराची किंग्स के लिए है, क्योंकि अगर उन्होंने इवेंट में रहना है, अपने चांसेस को जिंदा रखना है, तो कल वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कर रहे हैं। यूनाइटेड आज मैच जीती हुई बाजी हार गए कलंदर्स के खिलाफ, वो भी 2 मैच जीते हुए हैं सिर्फ। अगर टॉप 3 में फिनिश करना है, टॉप 2 में फिनिश करने का उनका प्लान है, तो उनके लिए भी बड़ा क्रूशल होगा। कल का मैच कैसे देख रहे हैं आप हारून भाई? नहीं, बहुत बहुत क्रूशियल मैच है दोनों टीमों के लिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप अपने विनिंग मोमेंटम को तोड़ना नहीं चाहते। जो भी टीम अगर जीत रही है वो उसको तोड़ना नहीं चाहेगी, और यही रीजन है कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड भी उसी सीरियसनेस के साथ खेलेगी जैसे वो खेल रही है। आज एक इशू मुझे जरूर नजर आया कि जो भी आई थिंक आपके यहाँ भी किसी ने जिक्र किया था कि बैटिंग ऑर्डर में मैं हैरान इस बात पे हो रहा था कि आपका इंटरनेशनल प्रूवन स्टार जो है वो एक डोमेस्टिक स्टार से बाद में आ रहा है बैटिंग करने के लिए। दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि आपके जो मैच विनर्स हैं उनको आप पहले बेचते हैं। आई थिंक अगर मैं बात करूं आजम खान की, इज नॉट अ बैड प्लेयर, गुड प्लेयर, बट जब आप आजम खान को और आसिफ अली को कंपेयर करेंगे तो आसिफ अली ने तो आपको इंटरनेशनली मैचेस जिताए हुए, वेयरएज आजम खान ने तो एक ही अच्छी इनिंग पीछे खेली थी ना, और अभी तक उसका पूरा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसकी इनिंग से कोई मैचेस आप नहीं जीती है कोई भी टीम, चाहे वो कोयटा ग्लैडिएटर हो या कोई आपके डोमेस्टिक के कॉम्पिटिशन हो। तो मेरे अपने नजदीक जो ये ब्लंडर पहले भी मैच में वो ऊपर आए हैं उससे, आसिफ से, और कल आज के जो मैच में इंपॉर्टेंट मैच था उसमें वो, तो आई थिंक ये भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये गलती है। लेकिन कराची किंग्स के लिए तो डू एंड डाई सिचुएशन है। कौन जीत रहा है? चले आपका तजुर्बा कल के मैच में, सिर्फ टीम बतानी है हारून भाई के आपको लगता है कि वो जीत रही है। नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड डेफिनेटली इस वक्त हावी है, अगर तो बहुत बिल्कुल ठीक है हारून भाई, हावी है, बिल्कुल हावी है। डिपेंड कर रहे हैं आप, सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं बाबर आजम पे और शर्जील पे। अगर कल वो फेल हो जाते तो नीचे अगर वो आप 150 हारून भाई, बाबर 3 नंबर पे आके साहबजादा फरहान को ऊपर कर दें तो कुछ कॉम्बिनेशन में फर्क पड़ेगा। नहीं साहब, देखिए साहबजादा फरहान, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि आपने कीपर ही नॉन रेगुलर कीपर खिलाना शुरू कर दिया। यू नो दिस शोज कि आपका जो माइंडसेट है वो क्या है। आप क्या, जो आप साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं, जो आपने यंग विकेट कीपर बाहर बिठाया हुआ जो अच्छा बैटिंग भी करता है, तो 2-3 मैचेस तो किसी भी खराब हो सकते हैं ना। वो भी एक मैच विनर है जो इस्लामाबाद से बिलोंग करता है, आपके साथ वो आपके स्क्वाड में बैठा हुआ है। तो मेरे अपने नजदीक कहीं ना कहीं जो कराची किंग्स का जो थिंक टैंक है वो प्रॉपर प्लेइंग 11 को अभी तक सही तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं बना सही है, कुछ ना कुछ आउट ऑफ चेंजेस देखते हैं, कुछ ना कुछ आउट ऑफ वे जाके सोचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट हारून रशीद भाई, बड़ी खिदमत आपकी इस मुल्क के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान का हिस्सा बने भाई। सिर्फ टीम बतानी है कौन सी है, कल कौन जीत रही है? इस्लामाबाद भाई, इस्लामाबाद। साजिद भाई? अरे नसीम भाई, पहले मुझे मुबारकबाद दो, तालियां बजा, दोनों पेशेंट गोलियां मेरी सही हो गई, लाहौर मुल्तान। कल की बता दें जल्दी से। कल यकीनी तौर पर जो अच्छा खेलेगा और जीतेगा। अरे यार सियासी बयान ना दें, ये बताएं कल कौन जीत रहा है?
यार नसीम भाई मुझे पहले बताइए जो हमने आपने चलिए छोड़िए, अब आप हेडलाइन का टाइम आ गया। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान में, इतना ही। कल बड़ा क्रूशल मैच है कराची किंग्स के लिए, डू एंड डाई की अहमियत रखता है ये मैच के। अगर उन्हें अपनी इवेंट में उम्मीदों को जिंदा रखना है तो लाहौर जाने से पहले अपने शहर के अंदर कोई एक मैच जीत के जरूर जाएं। लेकिन आपको पिछला साल याद होगा मुल्तान सुल्तान सारे मैच हार के आ रही थी और वो फिर टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हो गई थी जब अबू धाबी गए थे। और इसी तरीके से लाहौर कलंदर जो सारे मैच जीत के यहां से गई थी वो सारे हारने के बाद प्लेऑफ में भी नहीं पहुंची थी। तो लाहौर में कुछ भी हो सकता है। हारून भाई ने जो बात कही कि कोई हिम्मत ना हारे और जम के रहना है, या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी नहीं तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।